Camillo Golgi was scientist who observed Golgi body. Now, where does he observe Golgi body? He observed Golgi bodies in nerve cell of barn owl. In nerve cell of barn owl. It is clear? जिस समय उन्होंने नर्व सेल ऑफ बार्न ऑल में गोल्गी बॉडी को खोजा तो उस समय डायरेक्ट उन्होंने गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी बॉडी नाम नहीं रखा, ठीक है। गोल्गी एपरेटस गोल्गी बॉडी इन द रिस्पेक्ट ऑफ कैमिलो गोल्गी में रखा गया है, ठीक है। कैमिलो गोल्गी के सम्मान के रूप में गोल्गी एपरेटस गोल्गी बॉडी रखा गया है। लेकिन जिस समय कैमिलो गोल्गी ने खुद से ऑब्जर्व किया था उस समय उन्होंने गोल्गी एपरेटस नाम नहीं दिया, तो उस समय उन्होंने इसको बताया था इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस। उन्होंने उस समय नाम दिया था इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस। दिस इज क्लियर नाउ। मैंने कहा कि जिस समय गोल्गी एपरेटस पे खोज कैमिलो गोल्गी ने किया उस समय उन्होंने क्या किया, उसको गोल्गी एपरेटस नाम नहीं दिया, गोल्गी बॉडी नाम नहीं दिया। उन्होंने सबसे पहले उनको जिस नाम से बुलाया वो नाम था इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस, ठीक है। अब देखो गोल्गी एपरेटस का फर्दर बहुत सारे नाम आए। गोल्गी एपरेटस फर्दर बहुत सारे नाम के लिए जाने लगे। गोल्गी एपरेटस also known as ये जाने लगे किनके रूप में। सबसे पहले गोल्गी बॉडी, ये तो फेमस है, प्रचलित है। इस बात को ध्यान रखना है, या तो गोल्गी बॉडी यूज करेंगे या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे, ये दोनों एक नाम हुआ। या तो गोल्गी बॉडी यूज कीजिए या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स यूज कीजिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसका नाम आता है लिपोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लिपोकॉन्ड्रिया, ठीक है, याद रखना है। लिपोकॉन्ड्रिया क्यों? क्योंकि इसमें लिपिड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। एक तीसरा आपको याद रखना है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डिक्टेयोजोम। क्या नाम रखना है इसका? डिक्टेयोजोम। अब डिक्टेयोजोम नाम क्यों दिया गया? तो वैसे गोल्गी एपरेटस जो प्लांट में पाए जाए, वैसे गोल्गी बॉडी जो क्या हो, प्लांट में प्रेजेंट हो तो उसको डिक्टेयोजोम कहेंगे, अगर एनिमल में प्रेजेंट हो तो उसको गोल्गी एपरेटस कहेंगे। इज दिस क्लियर? नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वी हैव टू मूव अहेड। नाउ one term is zone of exclusion. Anyone who will tell about zone of exclusion? What do you mean by zone of exclusion? Take a look. We have term zone of exclusion. What is zone of exclusion? First of all, we have to define it. Now, define with me. The cytoplasm surrounding Golgi body, the cytoplasm surrounding Golgi body have fewer, मतलब ना के बराबर, fewer और no other cell organelle। मैंने लिखा the cytoplasm surrounding Golgi body have fewer or no other cell organelle. It is called Golgi ground substance और zone of exclusion। या तो इसको हम लोग गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं या फिर इसी को हम लोग जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। इट इज कॉल्ड जोन ऑफ एक्सक्लूजन और
गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस। कहने का मतलब हुआ कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है। पूरे के पूरे लिक्विड जो है वो क्या है, हमारे साइटोप्लाज्म है। तो ऐसे सरफेस पे जहाँ पे क्या है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, जहाँ पे गोल्गी बॉडी प्रेजेंट हो और उसके आसपास के जो साइटोप्लाज्म हैं, उस साइटोप्लाज्म में यदि कोई अलग ऑर्गेनले, सेल ऑर्गेनले नहीं पाया जाता है, जैसे लाइसोसोम ने पाया जाते हो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता हो, रेटिकुलम नहीं पाया जाता हो, तो ऐसे 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 जोन के लिए हम लोग टर्म यूज किए। उस जोन का नाम दिया हम लोग जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्या नाम दिया हम लोग? जोन ऑफ एक्सक्लूजन। इट इज क्लियर। नाउ वी हैव the structure of Golgi body. Just remember the structure of endoplasmic reticulum. Golgi body के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, समझने से पहले जरा याद कीजिए जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसमें भी हमने वहाँ भी पढ़ा था ये स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं, याद है जिनको जिनको बताइए। उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा कि पहले आएगा सिस्टर्नी, पहले क्या आएगा, सिस्टर्नी, फिर हमारे पास क्या आते हैं, पहले आएगा सिस्टर्नी, फिर हमारे पास आते हैं टिब्यूल्स, फिर हमारे पास आते हैं वेसिकल्स, सॉरी वेसल्स, ठीक है। आई एम रियली सॉरी। सिस्टर्नी, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म में हमारे पास आएंगे सिस्टर्नी, टिब्यूल एंड वेसिकल्स, ठीक है। इट इज क्लियर। नाउ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सिस्टर्नी के बारे में पढ़ा, टिब्यूल्स के बारे में पढ़ा और वेसिकल्स के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हम लोगों को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने इन सारे टर्म को डिफाइन किया। तो यहाँ पर उसका जरूरत है नहीं, लेकिन एक बात को याद रखना है कि सिस्टर्नी के कारण हम लोग दो डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस पढ़ेंगे। एक को हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स सरफेस, एक को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस, और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव सरफेस। क्लियर। अब ये कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस क्या होता है ना, सपोज इट इज सेल, यह एक सेल है। सेल के अंदर मैं रेड कलर से आपको न्यूक्लियस को दिखाता हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। सिस्टर्नी अनब्रांच्ड होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। देखिए मैंने दो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टर्नी बनाया, ठीक है। ये परफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। देखिए एक का जो कर्व्ड पार्ट है वो न्यूक्लियस को फेस कर रहा है, और दूसरे का जो कर्व पास है वो सेल मेम्ब्रेन को फेस कर रहा है। यही अंतर है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। कॉन्वेक्स हम लोग कब कहते हैं, जब सिस्टर्नी क्या होता है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होता है। जब सिस्टर्नी क्या होता है, कॉन्वेक्स कहते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स हम लोग कहते हैं व्हेन सिस्टर्नी फेसिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के तरफ हो, ये इसको हम लोग दूसरा नाम कहते हैं सिस फेस, ओके, या फिर फेसिंग, क्या कहते हैं इसको, फेसिंग, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। सॉरी, फॉर्मिंग, फेसिंग नहीं, फॉर्मिंग, ठीक है। या तो सिस फेस कहेंगे या फॉर्मिंग फेस कहेंगे। नाउ वी हैव कॉनकेव। कॉनकेव में क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये किसके टुवर्ड्स है, सेल मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव सरफेस। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफेस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसफेस। और इसी का दूसरा नाम हम लोग जानते हैं मैच्योरिंग फेस। क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेस, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। चलो नाउ देखिए, सिस और ट्रांस दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस बात को याद